अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एमन तौहीद हूँ एंड जस्ट वांटेड टू चेक कि आप लोगों को सही वीडियो आ रही है बिफोर आई स्टार्ट। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर एमन तौहीद है और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ और यूएसए से मेरा ताल्लुक़ है। यूएसए में वाशिंगटन डीसी से। तो जी मैं ग्लोबल हेल्थ एम्बेसडर भी हूँ और मैंने कोरोना वायरस पे एक बुक लिखी है जिसका नाम है कोरोना वायरस पैंडेमिक अ कोविड-19 आउटब्रेक। सो वो अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, वहाँ से भी पब्लिश हुई है और उसके अलावा वो जो है यहाँ यूएसए में भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। तो जी आई डोंट नो हाउ टू टेक ऑनलाइन क्वेश्चंस। एनीवे, सो या तो जी हमें आज बात करनी है कोविड-19 पे। तो सबसे पहले तो हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि अब पिछला तो आपको सारा पता है, तो अब जो उसमें एडवांसमेंट हुई हैं, सिम्टम्स में जो एडिशंस हुए हैं, वैक्सीन में जो डेवलपमेंट हुई है, ट्रीटमेंट वाइज जो भी चेंजेस आए हैं, तो हम उसको अभी डिस्कस करेंगे और फिर हम उसको पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है और इसको अब आगे लेके कैसे चल सकते हैं। तो जी कोरोना वायरस जो है वो आपको पता है कि उसके सिम्टम्स मेनली जो हैं वो फ्लू की तरह है। बुखार है, खांसी है, उसमें आपको हेडेक होता है, सर में दर्द है, गले में ख़राश फील होती है, बॉडी में पेन होते हैं, थकावट फील होती है, सांस की तकलीफ़ जो है वो फील होती है, स्पेशली ओल्ड लोगों को ज़्यादा या फिर उन लोगों को जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे कि कोई लंग का इशू हो या उनको कोई दिल का अमराज हो या उनको कोई लिवर की प्रॉब्लम हो या किडनी के कोई अमराज हो। तो ये उन लोगों को ज़्यादा सांस के इश्यूज़ होते हैं और वो लोग हैं जो ऑक्सीजन पे जाते हैं या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपने देखा है कि इसमें कुछ सिम्टम्स एडिशन हुए हैं जो पहले नहीं थे, जिसमें टेस्ट और लॉस ऑफ, जिसमें आपको स्मेल नहीं आती चीज़ों की और आपका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ये इसमें एडिशंस हुए हैं ऑन विद टाइम इन पास्ट फ्यू मंथ्स में। और इसके अंदर जी जो मैदे के जो अलामात होते हैं, जैसे कि जिसमें उल्टी है, मतली है, डायरिया है, दस्त, तो ये सब भी बहुत से लोगों को फील हुए हैं। एटलीस्ट 1/3 पॉपुलेशन कहते हैं कि उनको ये सिम्टम्स होते हैं, जो कि 33% है, तो 1/3। तो ये जो वो लोग हैं ये समझते हैं कि इनको डायरिया वगैरह है तो इनको कोविड नहीं है, तो इनकी टेस्टिंग नहीं होती। तो ये पेशेंट्स हमें बहुत मिस हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को डायरिया और इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, उल्टी, तो वो अपनी कोविड टेस्टिंग कराएं और अपना चेकअप ज़रूर कराएं। तो इसके अलावा जी सिम्टम्स के अलावा एडवांसमेंट की बात करें तो जी टेस्टिंग में बात होती है कि टेस्टिंग के मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जी आपके ग्रुप से कि पीसीआर टेस्टिंग करवाई और जी वो पॉजिटिव जो है वो नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जबकि आपको सिम्टम्स हैं। तो जी ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। पीसीआर का जो टेस्ट है, इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं कोरोना वायरस के, आई एम श्योर आप सबको अब पता ही होगा। जो एक तो पीसीआर टेस्टिंग है जिसमें आपकी नाक की, सांस की जो नाली है नाक के थ्रू, वहाँ से सैंपल लेते हैं रतूबात का, या फिर जो है थूक का सैंपल लेते हैं। तो ये टेस्टिंग जो है ये 70% कहते हैं, 70% रिलायबल है। तो 23% जो है देयर इज़ अ चांस कि ये नेगेटिव आए। तो उस 30% के अंदर दैट्स अ बिग नंबर। और जामा की एक पब्लिकेशन आई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस 30 में से भी मतलब वो जो 70% है उसमें से भी आधे डिटेक्ट कर रही है। एक्चुअली 30% डिटेक्ट रहा है, 25 to 30%। तो बहुत सारे केसेस जो है वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, जबकि वो नहीं आना चाहिए। तो एनीवे तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो तो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है। वो तो ऑलरेडी 20 to 35% पे पहले से ही उसका यही रिज़ल्ट है। तो ये बहुत नेगेटिव उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो टेस्टिंग इज़ नॉट रिलायबल। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव ही आप कंसिडर करें और अपनी आइसोलेशन करें। और सीडीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले ये 2 वीक्स की आइसोलेशन थी, अब उन्होंने 10 डेज़ की कर दी है।
या फिर अगर आपको बुखार 24 घंटे से ज़्यादा बुखार ख़त्म हो चुका है बगैर दवाओं के, तब भी आपकी आइसोलेशन एंड हो सकती है। तो जी ये है। एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये उन लोगों के लिए है जो या तो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं या फिर जो मालूम करना चाहते हैं कि वो रिकवर हो गए। नॉर्मली ये नहीं किया जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जी ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट है, क्योंकि अब सबको जानना है, क्योंकि अब इतना कोरोना वायरस हो चुका है कि वी ऑल वांट टू नो कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और वैक्सीन कब आएगी। दिस इज़ ऑल वी वांट टू नो। जी ट्रीटमेंट इसका डेफिनेटली एज सच कोई नहीं है, ठीक है। इसके आप फ्लू के सिम्टम्स को ही ट्रीट कर सकते हैं। लोग यूजुअली पैरासीटामोल, डिस्प्रिन ये सब ले रहे हैं। कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स जो एंटीबायोटिक है वो यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ हो रही है। तो ये ट्रीटमेंट ये मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। जो आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो लीजिए। मैं एक जनरल प्रोटोकॉल बता रही हूँ जो लोग फॉलो कर रहे हैं घर में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के लिए। हॉस्पिटल के पेशेंट्स को अगर देखा जाए, उनको स्टेरॉइड्स ही मिल रहे हैं, डेक्सामेथासोन। ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको जमा ना करें बराए मेहरबानी। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है, ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनको माइल्ड सिम्टम्स हों। तो जी अब आगे बात अगर करते हैं कि और ट्रीटमेंट में क्या क्या है, तो ट्रीटमेंट जो है वो यही है इसका, जो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन दी जाती है अगर सांस की बीमारी है। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको आप घर पे ही ट्रीट करते हैं फ्लू की तरह। वैक्सीन की बात की जाए तो आप सब एक्साइटेड है कि जी वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एंड ऑफ द ईयर तक आ जाएगी, बट लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को अवेलेबल आई थिंक वो स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर के बाद ही होगी, मे बी अप्रैल और मई तक। तो ये वैक्सीन जो है इसमें अभी मॉडर्ना का जो ट्रायल है वो भी लास्ट स्टेजेस में चल रहा है, ऑक्सफर्ड की वैक्सीन भी लास्ट स्टेजेस में चल रही है, एंड दे आर प्रीटी सक्सेसफुल। तो उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं और उनसे बहुत अच्छे लोगों को इम्यूनिटी हो रही है काफ़ी मंथ्स की। अब बात यह कि इम्यूनिटी 100% और फॉर एवर पूरे साल के लिए या पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं हो सकती। अभी भी जिसको कोरोना वायरस लगा है उनको कहते हैं 3 से 6 महीने में उनकी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको दोबारा से कोरोना वायरस लग सकता है। तो पीसीआर टेस्ट करवाया, कुछ महीने बाद दोबारा से पॉजिटिव आ गया, येस दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ कम हो जाएंगी और दोबारा से हो सकती हैं। पीसीआर टेस्ट में एक ये भी चीज़ है कि वो पॉजिटिव रहता है 6 वीक्स तक। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, उस सिम्टम शेड हो गए तब भी वो पॉजिटिव रह सकता है। ये बात मैं पीछे मेंशन करना भूल गई थी। तो एनीवे, तो वैक्सीन जो है वो अल्टीमेट वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो डेफिनेटली रेट, ये जो पेंडेमिक फैल गया पूरी दुनिया में, इसको कंट्रोल कर लेगा, वेंटिलेटर वाले केसेस को कंट्रोल कर लेगा, ऑक्सीजन वाले इश्यूज़ को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये फिर भी रहेगा। जैसे कि फ्लू साल में 2-3 दफ़ा लग जाता है, तो ये लग सकता है डेफिनेटली वैक्सीन के बाद भी। तो ये वैक्सीन इज़ नॉट एन अल्टीमेट ट्रीटमेंट, बट डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा होगा और कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह फैला जैसे फैल गया पूरी दुनिया में, वो वाली कंडीशन नहीं होगी। तो वैक्सीन फाइनल स्टेजेस में है एंड डेफिनेटली हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी, और होपफुली हम इस कंडीशन से जो सब फंस गए हैं एक लॉकडाउन की सिचुएशन में, उससे बाहर निकल सकेंगे। तो जी अब अगर आगे बात की जाए, ट्रीटमेंट हो भी या वैक्सीन की बात कर ली हमने, अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें क्या करना है। पब्लिक हेल्थ के एस्पेक्ट जो कि मेरी फील्ड है, अगर उस पर हम बात करें तो आपको एसओपीज़ फॉलो करने हैं। एसओपीज़ क्या हैं? एसओपीज़ जी वही हैं जो पिछले सारे पेंडेमिक्स में यूज़ हुए, ठीक है। जो स्पेनिश फ्लू के पेंडेमिक में यूज़ हुए थे, जो सार्स में, जो एबोला में आपने सबने प्रिवेंशन की है, अपने आप को हाइजीनिक रखना है, हाथ साफ रखने हैं, लोगों से दूर रहना है, मास्क पहने अगर जितना पॉसिबल है, और घर के अंदर मुकीम रहिए, ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि ये फैल रहा है, ये एक आदमी से दूसरे इंसान से लग के फैलता है। तो जब आप सब लोग अपने आप को घर में मुकीम कर लेंगे, स्पेशली वो लोग जिनको इन्फेक्शन है, तो वायरस को कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो डेड हो जाएगा। तो इसको इस तरह कंट्रोल करना है। तो एसओपीज़ जो हैं ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। ये एसओपीज़ वही हैं जो हमारे आपके या इवन दुनिया के तमाम रिलीजन्स में भी बताए गए हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने आप को हाथ साफ रखिए, वाटर पानी यूज़ कीजिए जितना कर सकते हैं। तो ये वही है जो 1400 साल पहले भी बता दिए गए थे। सो दीज आर द सेम थिंग्स। तो एसओपीज़ वही हैं, इनको फॉलो कीजिए। और अगर देखा जाए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, यानी जिनकी इन्फेक्शन से लड़ने की कुव्वत कम है, अगर उनको देखा जाए तो उसमें
उसमें जी इशू है कि वही वाले लोग जो मैंने आपको बताया, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कोई दिल के अमराज हैं या किडनी के अमराज हैं। अब इनका इशू क्या है कि असल में ये कोरोना वायरस जो है ये एक रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनका नाम है ACE2 रिसेप्टर्स। तो ये जिस जिस ऑर्गन में वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये उसको अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी किडनी, ऑफ कोर्स किडनी में वो रिसेप्टर्स होते हैं, तो कोरोना वायरस वहाँ जाके लगेगा और वर्स कर देगा। अगर आपको ऑलरेडी किडनी कंडीशन है और आपके उस रिसेप्टर पे कोरोना वायरस लग गया तो आपकी वर्स कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली लंग्स में ये होते हैं, ये GIT में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ये इवन आँखों में भी होते हैं। आँखों के अंदर जो पीछे लिक्विड होता है ना उसके अंदर होते हैं। तो ये ACE2 रिसेप्टर जहाँ जहाँ भी है ब्लड वेसल्स में होते हैं। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग का सुनने को मिला है हमें कि डी डायमंड लेवल चेक करो, क्लॉटिंग तो नहीं हो रही। क्लॉटिंग के बहुत इश्यूज हमने देखे हैं। कोविड का एक और जी साइटोकाइन स्टॉर्म से लोग बहुत मर रहे हैं। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में एक कंडीशन है। इसके अलावा एक है जी सेप्सिस, कोविड सेप्सिस जो हो जाती है, तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और फिर वो इनएविटेबल होता है, उससे आप नहीं बच सकते। तो ये कोविड की बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ केसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये इन्फेक्शन अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ना होती तो इसका डेथ रेट इतना नहीं है। अभी क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गया है और इसका ट्रीटमेंट और इसका शुरू में आपको हैंडलिंग नहीं आ रही थी ICU की कि कैसे हैंडल करना है, एक नई चीज़ थी, क्योंकि इसका नाम भी नॉवेल कोरोना वायरस है यानी नया, तो नहीं समझ आ रहा था कि इसको किस तरह हैंडल करना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमने शुरू में अमवात देखी हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इसका डेथ रेट इतना नहीं है, 1.5 to 2% प्रॉबली। और अभी हमने पेंडेमिक की सिचुएशन में ज़्यादा देखा है डेथ रेट, ये और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा विथ टाइम, जब ये इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जी पाकिस्तान में अब आपको ईद पे क्या करना है, बकरा ईद पे आप अपने आप को प्लीज़ जो ईद पे गलती हुई है, गलतियाँ की गई हैं जिसकी वजह से हमने इतना पाकिस्तान में अमवात भी देखी अभी पिछले 2 महीने में, और हॉस्पिटल में हमने कंडीशन देखी कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये कंडीशन किस तरह बचानी है, इसको बचाने के लिए प्लीज़ प्लीज़ बकरा मंडी या गाय मंडी अगर जाना है, घर का कोई एक फ़र्द जाए। और आप आई थिंक गाय मंडी वगैरह को भी शायद ऑर्डर्स हैं कि वो लोग एक लिमिटेड नंबर लोगों को अंदर अलाउ करें, लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान में ये इतना फॉलो होता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में लोगों को, हर किसी को इतनी समझ नहीं है, इतना उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो उनको इतनी मालूमात नहीं है कि इसको किस तरह डील करना है या इसको किस तरह हैंडल करना है। तो ये जिसको पता है उसकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा हुजूम में ना जाएं, वन एट अ टाइम, एक पर्सन जाए एक टाइम पे। इसी तरह कुर्बानी के टाइम पे भी जब कसाई कुर्बानी कर रहा होता है वहाँ एक हुजूम लग जाता है पाकिस्तान में, सर्कल बन के लोग देख रहे होते हैं जी गाय कट रही है, जी बकरा कट रहा है। तो इस सिचुएशन को भी अवॉइड करें, हुजूम वाली कंडीशंस ना क्रिएट करें। जहाँ जहाँ हुजूम होता है वहाँ से ये फैलता है, वहाँ पे आप कितना ही फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, मास्क ग्लव्स कुछ भी कर लें, वो फिर भी आपको लगेगा क्योंकि आप इतना करीब है लोगों से। हुजूम वाली जगहों पे ये ज़रूर लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि ये जहाँ पे बहुत क्राउडेड जगह होती है ना, जब बहुत लोग होते हैं, वहाँ पे मास्क भी काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ये हवा में आ जाता है। और जैसे कि जहाज़ हो गया या रेस्टोरेंट्स हो गए या मॉल में अगर बहुत रश जिन जगहों पे होता है, ये हवा में आ जाता है, एयरबॉर्न हो जाता है, तो फिर इसको लगने के बहुत चांसेस हैं। तो हमारा ये जो है मेन जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो ये है कि हम हुजूम वाली जगहों को अवॉइड करें, क्योंकि जी जवानों को तो इसके कोई इतने सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। आप या मैं हैं तो हम लोग तो इससे रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिनको कोई सीरियस बीमारी है, कोई कुछ कंडीशन है या अल्लाह की अगर मर्जी है, तो वो बहुत बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं। लेकिन जी हम ये घर लेकर जाते हैं और हम दे देते हैं अपने बुज़ुर्गों को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बुज़ुर्ग हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते। या कोई भी जिसको कोई क्रॉनिक कंडीशन है घर में, अगर किसी को एज़मा है तो फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल है, वो उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाएंगे, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। और वो हमने अभी देखा है पिछले 2 महीनों में क्या किस तरह की सिचुएशन थी। तो जी अगर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले तो वही SOPs फॉलो कर सकते हैं। फिर हम गवर्नमेंट लेवल पे जी पॉलिसीज़ डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ वर्कर्स
एक तो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स की पॉलिसीज़, एक डॉक्टर लेवल पे पॉलिसीज़, और एक आती हैं जी गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़। तो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स क्या कर सकते हैं जी, वो अपनी वर्कफोर्स बढ़ा सकते हैं। जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी लोकेशन, उनकी वो ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, उनकी बेड्स की कंडीशन, बेड्स किस तरह बढ़ाए जाए, किस तरह पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को वर्क फोर्स में लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, हमने देखा। डॉक्टर्स की कमी किस तरह पूरी जाए, डॉक्टर्स की कमी आप पूरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और रिटायर्ड डॉक्टर्स को वर्क फोर्स में वापस लाके, ठीक है। लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको छोटी सी ट्रेनिंग दें एंड देन यू डिप्लॉय देम, आप उनको भेजें रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशली जो गांव के इलाके हैं या दूर दराज के इलाके हैं। शहरों में भी बहुत कमी है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये इन्फेक्शन शहरों में ही हुआ है। तो ये इस पे काम करना है गवर्नमेंट को अपने लेवल पे। जो है वो हमें मास्क और जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है डॉक्टर्स की, वो प्रोवाइड करने के लिए काम करना होगा। और वैक्सीन जब आएगी उसकी चीपर अवेलेबिलिटी, वो एक तो क्योंकि नई आएगी तो वो महंगी नहीं मिलनी चाहिए कि जी गरीब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। उसकी एक ऐसी कीमत होनी चाहिए कि उसको सब जनरल लोग अफोर्ड कर सकें। यूएसए में उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि इसकी कीमत वही होगी $40 जो फ्लू की वैक्सीन की होती है। और मोस्ट लोग, क्योंकि जिनके पास इंश्योरेंस है या जिनको गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, वो इसके लिए पे ही नहीं करेंगे, उनकी फ्री है। तो पाकिस्तान में इस तरह का कुछ काम करना चाहिए कि जी लोगों को फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन अब आने वाली है। तो इस चीज़ पे काम करना है। एक और चीज़ पे काम ये करना है, जो लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ जो फार्मेसी, जो लोग जाके कोई भी दवा ख़रीद लेते हैं और अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, इसकी कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। या तो फार्मासिस्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि आपको क्या प्रेस्क्राइब करना है, क्या देना है, या फिर आपको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन मिले जब डॉक्टर की पर्ची आपके पास हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। ये जो लॉकडाउन रहा और इवन जो आपको इन्फेक्शन हुआ, आप हर किसी के ही फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी को करीब में दूर दराज में अब ये इन्फेक्शन सुनने को मिला है। तो जी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई है लोगों की, लोग डर गए, लोग दूसरे लोगों से मिलते हुए डरते हैं। लाइक आई थिंक मेरी फैमिली भी कोई 5-6 महीने से हम सिवाय मेरे अम्मी अब्बू की फैमिली और मेरे भाई के हम किसी से नहीं मिले। और एक हमारे मामू हैं। तो एक एक खौफ व हरास बैठ गया, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं। आप दोस्तों से भी वीडियो चैट कर रहे हैं, कुछ लोग मिल रहे होंगे, बट जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो एक ट्रॉमा रह गया, और ये कहते हैं कि आगे के 5-10 साल तक ही रहेगा। आप लोगों से मिलते हुए डरेंगे, आप लोगों से हाथ मिलाते हुए डरेंगे, आप शायद मास्क पहने अब आइंदा आगे फ्यूचर में भी, कि ना ही लगे मुझे कोई भी इन्फेक्शन। तो ये एक मेंटल ट्रॉमा जो बैठ गया है हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में। और जिस तरह आपको जो है जो लॉकडाउन की कंडीशन थी, जब हर चीज़ बंद थी, तो उससे भी बहुत अफेक्ट हुआ कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते किसी से। अब जब आप लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। तो जब आप घर में बंद हैं तो आपको कुछ करने को ही नहीं है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत काम होना चाहिए। पाकिस्तान में वैसे ही ये टैबू है। पाकिस्तान में लोगों को लगता है जी मैं अगर माहिर नफ्सियात के पास चला गया तो मैं तो पागल पागल कहलाया जाऊंगा, लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, लोग मुझे पागल प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आपकी किडनी थक जाती है, जिस तरह आपका दिल थक जाता है, जिस तरह आपके लंग्स थक जाते हैं, काम करना को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो दिमाग भी उतनी ही केयर चाहता है, दिमाग भी थक सकता है। तो इसमें कोई कोई भी शर्म या वो नहीं होना चाहिए कि जी आपने माहिर नफ्सियात को देखा। आई थिंक हर किसी को जाना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के अलावा जी बच्चों की भी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई है अगर देखा जाए। तो इसके ऊपर काम करना है हमें, साइकाट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी, और लोगों के ऊपर जो ये टैबू है कि ये मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, आई मीन इसका ट्रीटमेंट लेना अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये टैबू ख़त्म करना है। गवर्नमेंट को इन लेवल्स पे काम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। स्कूल्स जो बंद हैं, आपने देखा है कि ऑनलाइन हो गई हैं सारी चीज़ें। यहाँ यूएसए में तो उन्होंने कह दिया कि ये अगला टर्म भी सारा ऑनलाइन है। तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि कह तो रहे हैं स्कूल 15 अगस्त से खुल रहे हैं, तो अगर खुल भी जाते हैं तो
इन्फेक्शन अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं आई है, तो आपको केसेस बढ़ने में नज़र आएंगे, क्योंकि बच्चे हर चीज़ का ख्याल नहीं रख पाते। चलो बच्चे तो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों को कहते हैं इतना नहीं लगता है, लेकिन बच्चों में भी सीवियर केसेस देखने को मिले हैं। बच्चों में पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आया, कावासाकी डिजीज़ बहुत सीवियर है, जिसमें बच्चों की डेथ हुई है। लेकिन हाँ, वो कम केसेस हैं, बहुत कम है, आप उनको गिन सकते हैं, इतने कम है। तो लेकिन टीचर्स तो अडल्ट हैं, टीचर्स अडल्ट हैं, वहाँ पे जो स्कूल का अमला जो काम करते हैं वो सब अडल्ट हैं। बच्चों में ये है कि वो आपस में हाइजीन का तो नहीं करेंगे ना, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है, वो घर लेके आ सकते हैं और फिर आपके बुजुर्गों को लग सकता है, दे कैन बी कैरियर्स, तो वो लेकर आ सकते हैं इन्फेक्शन। तो अब अगर स्कूल खुल भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो डिसाइड कर लेते हैं अब ये ऑनलाइन स्कूलिंग चलेगी, पाकिस्तान में ऑनलाइन स्कूलिंग चल नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप गाँव में या रिमोट इलाकों में देखें तो दे डोंट हैव इंटरनेट, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो वो किस तरह ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो अब एक खौफ व हरास लोगों को बैठ गया है कि बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें। तो देखिए अब आपकी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्मार्ट लॉकडाउन या जिस तरह भी, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्कूल खोल भी रहे हैं तो वो SOPs किस तरह फॉलो करवाएंगे स्कूल्स में। उसके अलावा जी अगर देखा जाए, गवर्नमेंट को उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा जिनकी जॉब छूट गई है, या जिनके पास अब पेंडेमिक की वजह से बहुत लोगों के फर्लोज और जॉब लॉसेस हुए हैं, कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारी बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली लोगों को, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे ही सबको बहुत नुकसान हुआ है। तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई होम बेस्ड जॉब्स या कुछ इस तरह का, जिस पे आई थिंक मे बी गवर्नमेंट शायद इतने लेवल पे ना कर पाए, हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें जनरस होना पड़ेगा। जिनके पास है ज़्यादा वो उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है, तो अगर आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ आपकी और हेल्प करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप दूसरे का ख्याल करेंगे तो फिर आपको जो है वो ऊपर वाला याद रखेगा, तो ये आपको इसमें दिल खोलना पड़ेगा, उन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जी पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें हैं स्कूल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, टेस्टिंग के बारे में अगर बात की जाए, टेस्टिंग की भी वाइड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और रिलायबल टेस्टिंग पे काम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि इसको और रिलायबल बनाया जा सके, और अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग घर पे बैठे उन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको यही मैदे के सिम्टम्स हैं जो मैंने बात की, वो लोग टेस्टिंग नहीं कराई उन्होंने, तो टेस्टिंग इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, लोगों को लगता है अब कौन लैब जाए वहाँ जाके कराए, तो इसकी इजी अवेलेबिलिटी लोगों के लिए कोई छोटे कैंप्स या कोई ऐसी जगह जहाँ हर जगह पे इस तरह टेस्टिंग अवेलेबल हो, और इसकी भी एक प्राइस मुख्तस की जाए जो लोग अफोर्ड कर सकें। इतनी महंगी टेस्टिंग है कि गरीब तो वो करवा ही नहीं सकता, तो ये गवर्नमेंट को इस पर कैप लगाना पड़ेगा, इसकी एक डेफिनेट प्राइस रखनी पड़ेगी, चीप प्राइस जो गवर्नमेंट के थ्रू लोग रिसीव कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली एज़ फॉर वैक्सीन जैसे मैंने अभी बात की थी। तो आई थिंक जी यही चीज़ें हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसको बाद में आराम से आंसर करती रहूँगी, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।